की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। केस कम हो रहे हैं, लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा रही है और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे। शाम 5 बजे का वक्त, देश के नाम होगा प्रधानमंत्री का पैगाम। उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पाबंदी हटने पर सावधानी जारी रखने का संदेश दे सकते हैं। एक कोशिश कोरोना की चपेट में आने वाले परिवारों के जख्म पर मरहम लगाने की भी रहेगी। लॉकडाउन से खस्ता हाल आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद भी दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी जोर होगा, इस पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि टीका ही एक बचाव है कोरोना से। तो ऐसे में भ्रम दूर किया जाएगा और इसको लेकर कमी कितनी है उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि टीकाकरण के रोड मैप की जानकारी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन पर राज्यों की जो शिकायत आ रही है उसका भी जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आ जा सकता है। लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर के लिए आर्थिक राहत का ऐलान भी हो सकता है। अनलॉक पर लोगों को दे सकते हैं सावधानी और नसीहत भी। 3 सहयोगी मेरे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना ओम कश्यप मेरे साथ मौजूद है, हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक सिंघल। सबसे पहले अंजना आपके पास आऊंगी। सबसे बड़ा फोकस आज प्रधानमंत्री की इस बात, जो आज संबोधन होगा, उसमें किस बात को लेकर रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि आज नवजोत सबसे पहले देश के सामने जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके संबोधन में एक श्रद्धांजलि होगी जो लगभग 4 लाख लोगों की देश में जान गई है, क्योंकि कोविड की इस दूसरी महामारी ने देश को झकझोर दिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अस्पतालों के हालात, ऑक्सीजन की कमी की परेशानियां, लोगों की जिंदगी जिस तरह से टूटती हुई दिख रही थी चारों तरफ, हर कोई जैसे डर और भय में जी रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत उस श्रद्धांजलि के साथ होगी जिसमें उन लाखों लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने इस दूसरी महामारी में अपनी जान खोई है। इसी के साथ डॉक्टर्स जिन्होंने काम किया है उन सब की प्रशंसा करते हुए, चुनौतियों का जिक्र करते हुए एक संवाद, जो प्रधानमंत्री का तरीका है, वो संवाद करते हैं कि देखिए अनलॉक खुल रहा है, लेकिन याद रखिए कि आप अनलॉक के इस दौरान कहीं बीमारी को ना अनलॉक कर दें, बीमारी को लॉक करके रखना है अनलॉक में। तो ऐसे वो संदेश दे सकते हैं कि अनलॉक जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन ये मत सोचिए कि इसका मतलब ये है कि लाइफ नॉर्मल हो चुकी है, नहीं हुई है। आज भी 1 लाख केसेस आ रहे हैं, उसको टाइम नहीं लगता है यू टर्न लेने में ग्राफ को। और जो सबसे बड़ी चुनौती जिसका देश सामना कर रहा है और जो देशवासी तमाम लोग जानना चाहेंगे वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीन की कमी। लगातार राज्य सरकारों की शिकायतें कि टीकाकरण के लिए हमारे पास टीका नहीं है। सरकार ने खुलकर अपना स्पष्ट जाहिर किया अपना पक्ष जब उन्होंने बताया, डॉक्टर वीके पॉल ने, जो कि पूरी वैक्सीनेशन बोर्ड को हेड कर रहे हैं, कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, कोवैक्सीन की कितनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया गया है। कोविशील्ड, कैसे बड़े पैमाने पर हम ले जाएंगे इस प्रोग्राम को, कहां कहां से हम उम्मीद कर रहे हैं वैक्सीन की, कैसे ये 1 करोड़ 1 जुलाई से का टारगेट रोजाना का मीट होगा। और इसी के साथ साल के अंतर अगर आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर दावा कर रहे हैं कि पूरे देश को हम वैक्सीनेट कर देंगे, तो उसका खाका आज सामने आ सकता है, क्योंकि देश की अदालतों से लेकर राज्य सरकारों चारों तरफ से इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बवाल होते हुआ हमने देखा है। बिल्कुल, अंजना रही है हमारे साथ, हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल भी मेरे साथ है। हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कोऑर्डिनेशन की कमी अक्सर देखी गई, वैक्सीनेशन का जिक्र अंजना ने किया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों पर फोकस रह सकता है आज के संबोधन में? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा फोकस जो अंजना भी बता रही है वैक्सीनेशन को लेकर रहेगा। और वैक्सीन की कमी देश के अंदर अगर थी तो उसको किस तरीके से पूरा करा जा रहा है। भारत बायोटेक के साथ स्पुतनिक को लेकर यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू किया जाए, उसको लेकर कई कंपनियों के साथ जो है करार कराए गए हैं। भारत बायोटेक के 5 कंपनियों के साथ करार कराए गए हैं। और जो मेरी जानकारी है, स्पुतनिक के साथ भी यहाँ पर 6 कंपनियों को जो है वो करार कराए गए। तो भारत में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा रहा है। 216 करोड़ डोजेस जो हैं दिसंबर एंड तक लोगों को लगा दी जाएंगी। तो ये बात जरूर है कि इन सरकार की तरफ से रोडमैप तैयार किया गया होगा कि इस 216 करोड़ की जो प्रोडक्शन होगी उसको किस तरीके से जो है लोगों को लगाया जाएगा। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज ये है
कि एक खबर यह भी आ रही है कि बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन के ट्रायल शुरू हो रहे हैं। उस पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से शायद जो है कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है कि बच्चों को लेकर जो 12 साल से नीचे है और 18 साल के नीचे हैं, उनको लेकर किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार प्रिपेयर कर रही है और भारत सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ही, अर्थव्यवस्था को लेकर और अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस तरीके से केस कम हुए हैं उसमें लोग जरूर केस कम तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरीके से जो है वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड के नियमों का पालन करना ना छोड़े, क्योंकि अगर पालन करना छोड़ दिया तो ये संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ेगा, जिससे नुकसान हो सकता है। लेकिन डॉक्टरों को लेकर जिस तरीके की बात अंजना ने भी कही है, जिन डॉक्टरों ने शहीद भी हुए हैं, कुछ डॉक्टरों ने जिस तरीके से काम किया है इस कोरोना की दूसरी लहर में, वो बहुत ही अस्मरणीय है। और इसीलिए इस चीज को ध्यान में जरूर रखना होगा कि प्रधानमंत्री हर उस विषय को छेड़ेंगे, हर उस विषय पर बोलेंगे जो आम आदमी की समझ में ज्यादा से ज्यादा जाए और आने वाले दिनों में ये संक्रमण फैले ना, बल्कि इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं उसको लेकर एक गाइडलाइन या ये कह सकते हैं एक रणनीति जो है आम आदमी के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अशोक सिंघल, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या खबर है आपके पास? देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात ये वैक्सीनेशन की तो बात रहेगी, उस पर जोर रहेगा, चाहे बच्चों की हो या देश भर में बाकी लोगों को वैक्सीन देने की बात हो, लेकिन इसमें राहत की बात भी जरूर आएगी। हाँ। क्योंकि जिस ढंग से लोग जूझे हैं पूरे माहौल से, हालात से, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर रहे हों, चाहे आर्थिक फ्रंट पे रहे हों, लेकिन इसमें असहाय जो हुए हैं, अनाथ जो बच्चे हुए हैं, उनको लेके भी सरकार ने कई योजनाएं लागू की थी। चाहे जिनके घर में कमाने वाला नहीं रहा, उनको लेके योजनाएं शुरू की थी। तो मोदी का वैक्सीनेशन के साथ साथ, चाहे वो टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की बात हो, क्योंकि शिकायतें आती रही देश भर से कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। 18 से 44 साल के बीच में तो कुछ राज्यों में वैक्सीन नाम मात्र ही लग पाई थी, कई जगह तो बंद करने पड़े थे सेंटर, वो तो एक रहेगा ही मुद्दा। लेकिन उसके बाद लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इन तमाम चीजों से गुजरने के बाद, जूझने के बाद, क्योंकि लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, घरों के अंदर जो मुसीबत आई है, कमाने वाला कोई नहीं बचा, बच्चों को लेके, हालांकि पहले ये सब अनाउंसमेंट हो चुकी है, इन तमाम चीजों को लेके प्रधानमंत्री आज कुछ मैसेज देने वाले लोगों को कुछ राहत जरूर बताएंगे उनको कि क्या राहत सरकार करने वाली है। क्योंकि कई हफ्तों से काम धंधे लोगों के चौपट थे, उसको लेके सरकार आगे क्या रणनीति बनाने वाली है, क्या नई योजनाएं लोग सरकार लेके आ रही है, इन तमाम चीजों को लेके प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन खास तौर से उनका जोर रहेगा जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करने को लेकर के। तो प्रधानमंत्री साफ तौर से कहेंगे कि अभी कैजुअली नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं है। इसलिए मास्क और 2 गज की जरूरी, इन तमाम चीजों पर एक बार फिर प्रधानमंत्री का जोर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राहत का होगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर अनलॉक हो रहा है तो वो इसीलिए ताकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जाए, और बहुत जरूरी है कि इसका पालन अच्छे तरीके से हो, फोकस इस पर आएगा। एक रिएक्शन रवीश मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, वहां पर उम्मीदें किस तरह की प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को लेकर? देखिए, जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है, भोपाल की अगर हम बात करें तो ये वो शहर है जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक रहा था, और कोरोना की जो दूसरी लहर है इसने इंदौर के साथ साथ भोपाल में भी जबरदस्त कहर बचाया था। और न केवल ऐसे लोग जो इस संक्रमण से पीड़ित रहे, परेशान रहे, बल्कि जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई वो ये कि इस संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन लगा एक बार फिर से, क्योंकि मध्य प्रदेश वो शुरुआती राज्यों में था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, लंबा लॉकडाउन चला, यहाँ पे करीब 55 दिनों तक चला, तो नौकरियों पे बड़ा संकट लोगों पे आ गया था। तो अब लोगों को इस बात की उम्मीद है कि शायद आज प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो इस लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक रूप से उन्हें समस्या देखनी पड़ी है, नौकरियां उनकी गई हैं, कमाई लोगों की जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो शायद प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन में इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके कोई फैसला ले, ताकि लोगों के ऊपर जो आर्थिक रूप से बोझ इस लॉकडाउन के दौरान आया है कोरोना की दूसरी लहर के बीच में, और साथ ही अपनों को जो उन्होंने खोया है, उस दर्द को शायद आज कम करने की कुछ कोशिश हो सकती हो, ऐसा लोगों को फिलहाल मध्य प्रदेश में लग रहा है। अंजना, देखिए, मैं रवीश की बात से ही अब आपके पास आऊंगी। हम वैक्सीनेशन को लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद किसी तरह का रोड मैप प्रधानमंत्री शेयर कर सकते हैं। ये जरूरी है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, अनलॉक की जो गाइडलाइंस है उसको भी पालन किया जाए। लेकिन बहुत जरूरी है अंजना कि लोग अब ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आर्थिक पक्ष पर भी प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोले। नौकरियां गई हैं, नौकरियां है नहीं, मार्केट में पैसा है नहीं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री थोड़ी राहत वाली बात जरूर रखे।
बिल्कुल। और देखिए ना, सीएमआई की रिपोर्ट बाकायदा आई थी कि इस दूसरी लहर में लगभग 1 करोड़ नौकरियां देश में चली गई हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है इसका जिक्र हो, आपको फिर प्रधानमंत्री ही जानते हैं वो क्या बोलेंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसे मुद्दों पर पहले देखा गया है कि जब भी पहले जो लॉकडाउन के बाद भी अनाउंसमेंट्स हुई थी, वो खुद वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर बैठकर उन्होंने ही लगातार किया था, जो हर दिन एक तय वक्त किया गया था, हर सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट्स किए जाते थे। मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स है या इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी बूस्ट की बात है, वो मुझे लगता है उतने स्पेसिफिक्स में और किस सेक्टर में क्या देना है नहीं देना है, ये सब मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री जो उनका ज्यादातर तरीका रहा है वो संवाद रहा है, जिसके जरिए वो देश में लोगों को संबोधित करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनकी बात के जरिए भ्रांतियां, जो भ्रम वैक्सीन को लेकर फैले हुए हैं, जो आप सोचिए ना कि वैक्सीन करने के लिए जो वहां पर या वैक्सीन की जागरूकता फैलाने के लिए लोग पहुंचे, खगड़िया में, फुलवारी शरीफ में, ये सब बिहार की मैं बात कर रही हूँ, भोपाल से ही दूर एक गांव में, राजस्थान के पास टोंक के पास एक गांव में, नूह में, जहां पर इतनी मौतें हुई थी, वहां पर इन जगहों पर जहां वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उन्हीं को दौड़ा दे रहे हैं गांवों में। तो ये जो भ्रम और डर, भय लोगों के मन में अफवाहों के जरिए बैठ गया है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए आए हों, नेताओं के भाषण के जरिए आए हों, उन भ्रमों को भी दूर करने की पहल हो सकती है। और जैसा अशोक भी कह रहे थे, मुझे लगता है अनलॉक हो रहा है, अनलॉक फेजेस में होगा। देखिए, अनलॉक 1 में अगर आपको याद हो, जैसे ही अनलॉक की शुरुआत की गई थी दिल्ली में, फैक्ट्री और जो कंस्ट्रक्शन साइट है नवजोत, उनको सबसे पहले खोला गया था ताकि वर्कर्स को काम मिले, जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी जीवनी चले। अब धीरे धीरे और खोल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी है। ये वेव, ये 1 लाख पर अभी केसेस आया है 4.25 लाख से, वो किसी भी टाइम ग्राफ मुड़ सकता है। हमने देखा था 1,25,000 हुआ, उसके बाद हल्का सा यू टर्न मारा था, 32,000, 37,000, 40,000 तक चला गया था। साउथ इंडिया में, इंडिया के दक्षिणी हिस्से में बहुत ज्यादा राज्यों में केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सब पर प्रधानमंत्री का संबोधन हो सकता है और उनके संवाद करने का एक तरीका होता है जिससे वो संदेश देंगे। सही कह रही है अंजना, संवाद होगा, अनाउंसमेंट्स उतनी नहीं होगी। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बातें क्या हो सकती है। सबसे पहले 5 बजे का वक्त, शाम 5 बजे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, बात अहम क्या हो सकती है, वैक्सीन पर राज्यों की जो शिकायतें हैं उसके भ्रम को दूर किया जा सकता है और कोऑर्डिनेशन की बात जरूर हो सकती है। लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स के लिए आर्थिक राहत का ऐलान संभव है, लेकिन फिर वही बात, अनाउंसमेंट नहीं होगी, संवाद का जिक्र होगा। फिर अनलॉक पर लोगों को अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे सकते हैं और कोरोना केस कम होने और अनलॉक पर भी प्रधानमंत्री जरूर इस पर बात करेंगे। यानी अनलॉक शुरू हुआ है तो आपको नियम कायदे का ख्याल रखना है। टीकाकरण का रोड मैप क्या होगा, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी और राज्यों के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाना है वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले थर्ड वेव के लिए कितने तैयार हैं उस पर फोकस रहे। अगर अनलॉक है तो उसमें भी क्या गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत जरूरी है, कम से कम लोग उसको फॉलो करें। तो फिर से शाम 5 बजे का वक्त, प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होगा। सबसे पहली और बड़ी बात, टीकाकरण के रोड मैप को लेकर जानकारी देंगे और इसके साथ साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, वैक्सीन पर राज्यों की जो शिकायतें हैं उसका जवाब भी दे सकते हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मैं अंजना ने जो बात की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, अनाउंसमेंट्स की उम्मीद ज्यादा ना की जाए, संवाद की उम्मीद की जाए ज्यादा। देखिए, बिल्कुल अनाउंसमेंट की उम्मीदें कम ही करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अनाउंसमेंट के लिए टाइम लगता है। अगर कोई आर्थिक अनाउंसमेंट करनी भी होगी तो सरकार पहले पूरी तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करती है। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों से बात करेगा और हर मंत्रालय की जो फीडबैक होगा उसके आधार पर ही जो है वो आर्थिक जो भी घोषणाएं होंगी वो तैयार की जाती हैं। आप याद कीजिए, पिछली बार भी लगभग 1.5 महीने के प्रोसेस के बाद जो है प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम के संबोधन में ये जरूर कहा था 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जरूर दे रहे हैं, लेकिन उस पैकेज की रूपरेखा क्या है वो निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर ने की थी। तो ये जरूर है कि अगर इस तरीके की कोई घोषणा होगी तो जरूर उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है वो जरूर होगा। लेकिन आज ये मेरे को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस तरीके की कोई घोषणा करने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है प्रधानमंत्री की तरफ से यह आश्वासन जरूर दिया जाएगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। आपको भी जो है केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसको देखते हुए आपको सभी प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करना होगा। सबसे बड़ी बात एक और चीज है नवजोत, मैं आपको बता दूं, सीबीएसई को लेकर जो बोर्ड के एग्जाम है उसको लेकर
क्या सरकार की आगे की रणनीति है, क्योंकि बच्चों के मन में अभी भी ये बात है कि उनके जो है ग्रेजुएशन में या आगे की स्टडीज के लिए किस तरीके से उनको जाना होगा, क्योंकि मार्क्स बहुत बड़ी एक पैरामीटर होते थे बच्चों के एडमिशन्स के लिए। अब उसको लेकर क्या ग्रेडिंग सिस्टम और क्या चीजें लाने की है वो जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से आज के इस संबोधन में किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर एक ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि अशोक सिंघल देखिए इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे बार बार। मेरे साथ कुमार कुणाल भी जुड़ चुके हैं, रवीश मेरे साथ हैं, संजय भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, जिसका जिक्र अभी हिमांशु भी कर रहे थे, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर सेक्टर के लिए शायद कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। उम्मीद है अब कितनी लगाई जा रही है कुमार कुणाल? देखिए, दिल्ली में भी आज पहला दिन है अनलॉक का, और इसीलिए तमाम जो अलग अलग तबके हैं उन्हें राहत की उम्मीद है। राहत की उम्मीद न सिर्फ कारोबारियों को है, राहत की उम्मीद उन लोगों को भी है जो कि उद्योग चलाते हैं, अपना काम धंधा चलाते हैं। पहले भी हमने देखा था कि जब अनलॉक 1 हुआ था उसके बाद सरकार ने बहुत सारे आर्थिक पैकेजेस की घोषणा की थी। कुछ उसी तर्ज पर अब भी उम्मीद कर रहे हैं कारोबारी और जो उद्योग कर्मी है कि उन्हें कुछ ना कुछ राहत मिलेगा। तो हर तबके को उम्मीद है, जो रोजगार से जुड़ा हुआ है उन्हें भी उम्मीद है, साथ ही साथ स्कूल की परीक्षाओं को लेकर के जैसा अभी हिमांशु भी बता रहे थे, उनको भी ये साफ तौर पर लगता है कि अगर 12वीं की परीक्षा नहीं हुई है और आने वाला जो साल है वो बहुत अहम है, क्योंकि परीक्षाएं नहीं हुई हैं, एडमिशन होना है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है। इन तमाम पृष्ठभूमि में इन सबको किस तरीके से राहत मिलेगी, सबकी नजर प्रधानमंत्री के उस अभिभाषण पर है कि आखिरकार क्या कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 महीने गए हैं, चाहे वो जिस पैंडेमिक की स्थिति रही हो, महामारी की स्थिति रही हो, उसमें लगातार इस तरीके की भी बात आई कि क्या कुछ तैयारी थी सरकार की। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जिस तरीके से तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, उसमें क्या कुछ रूपरेखा रहेगी सरकार की तरफ से, किस तरीके से लोगों को राहत और मरहम लगाने की कोशिश की जाएगी, शायद उस पर निकलकर कुछ आए प्रधानमंत्री के अभिभाषण में। ये कहा जाए कि कहां तक किन किन तबकों को इस वक्त राहत मुहैया करानी है। अंजना, अशोक सिंघल हमारे साथ है। अशोक, मैं लौटती हूँ जरा एक रिएक्शन में अंजना, क्योंकि आपसे जानना चाहूंगी। देखिए हर सेक्टर को छू सकते हैं, क्योंकि अब सीबीएसई का जिक्र भी जिस तरीके से हिमांशु भी कर रहे थे, कुणाल भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बात हो या फिर एजुकेशन वाले क्षेत्र की बात हो जिसमें एग्जाम अब नहीं होने, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या इस पर भी कुछ बात हो सकती है? देखिए आज ऐलान की उम्मीद सब करेंगे, क्योंकि 12वीं के जो छात्र थे जिनको बहुत ज्यादा संशय था कि उनके एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जाहिर तौर पर उनके लिए खुशी की लहर। लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं। ये रूल्स तो वैसे सीबीएसई की तरफ से डिवाइस हो रहे हैं कि क्या पैरामीटर्स पर उनकी मार्किंग होगी। तो ये उनको फैसला लेना है। क्या इस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? बोल जरूर सकते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट डिसीजन होता है वो पैरामीटर्स तो जो एजुकेशन बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। नवजोत, बिल्कुल। अशोक सिंघल, फिर इस पर ही मैं वापस से आऊंगी कि हालांकि अनाउंसमेंट सही कह रही है, अंजना भी यही बता रही है कि वो अपने अपने मंत्रालय की तरफ से होंगी और किस तरीके से क्या अनाउंसमेंट करनी है वो मंत्रालय डिसाइड करेगा। लेकिन एक झलक इसमें क्या कुछ मिल सकती है? अशोक सिंघल, देखिए नवजोत, सबसे मोटी सी बात है, प्रधानमंत्री लोगों को आश्वस्त करेंगे। लोगों में जो डर है, आशंकाएं हैं, इन तमाम चीजों को निकालेंगे। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ा जो एड्रेस होगा वैक्सीनेशन का तो रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा, कि देश को वैक्सीनेट करना है, पूरे देश को, ताकि जो तीसरी लहर की बात हो रही है उससे कैसे बचा जाए। तैयारियां जो की हैं ऑक्सीजन को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, जहां जहां तमाम चीजें करनी थी वो कर दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर को लेके, बच्चों को लेकर के जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, हर घर के अंदर लोग डरे हुए हैं कि हमारे बच्चों का क्या हो सकता है, खतरा तो नहीं है। इन तमाम आशंकाओं को, भ्रांतियों को, डर को प्रधानमंत्री खत्म करने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मौका होगा आज जो देश को एड्रेस करने वाले हैं। क्या तैयारी है? बच्चों की वैक्सीन को लेकर ट्रायल शुरू हो गया है, और बाकी जो लोगों को डर है कि जो माहौल आगे आने वाला है को लेकर के जो आशंकाएं हैं उसको जरूर प्रधानमंत्री दूर करेंगे। प्रधानमंत्री आश्वस्त करने का काम करेंगे, चाहे वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे घरों के अंदर जो माहौल बना है, जिनके परिवार के सदस्य चले गए, जिनके जो अनाथ हो गए, इन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नवजोत ये है कि तीसरी लहर हो रही,
बच्चों को लेकर डर बना हुआ है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, और ब्लैक फंगस जो एक नई बीमारी है उससे जूझ रहे हैं, उसकी दवाइयों को लेकर के कमियां दिखाई दे रही हैं कि दवाइयों की कमी है। तो इन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री एड्रेस करने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो रही है, नए मामले कम हो रहे हैं, लॉकडाउन की पाबंदी में ढील दी जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे। देश के नाम होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। शाम 5 बजे का वक्त, देश के नाम प्रधानमंत्री का पैगाम। उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री पाबंदी हटने के बाद सावधानियां जारी रखने का संदेश दे सकते हैं। कोशिश एक ये भी होगी कि कोरोना की चपेट में आने वाले परिवारों के साथ सहानुभूति भी व्यक्त करेंगे। लॉकडाउन से खस्ता हाल आर्थिक हालात को लेकर भी प्रधानमंत्री कोई बात कर सकते हैं। तो इससे पहले 19 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन 1 का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था। 3 अप्रैल 2020 को कोरोना योद्धाओं का सम्मान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था। 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन 2 का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था। 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था। 30 जून 2020 को कोरोना पर चिंता जताई थी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। 20 अक्टूबर 2020 को लापरवाही को लेकर प्रधानमंत्री ने चेताया था। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ की थी। 20 अप्रैल 2021 को पूरी ताकत से कोरोना से लड़ने की अपील एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने की थी। तो कब कब प्रधानमंत्री जनता से मुखातिब हुए, संदेश दिया, संबोधन रहा प्रधानमंत्री का। लेकिन आज की बड़ी बात है, कोरोना केस कम हो रहे हैं, इसको लेकर ढिलाई नहीं बरतनी है। टीकाकरण का रोड मैप क्या है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां, इस पर हो सकती है बात। ये कुछ संभावित ऐसी चीजें हैं जिस पर आज प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। वैक्सीन पर राज्यों की जो शिकायतें आई हैं उसका भी जवाब शायद आज प्रधानमंत्री के इस संबोधन में हो। लॉकडाउन में प्रभावित सेक्टर्स के लिए आर्थिक राहत का ऐलान, इस पर भी बात हो सकती है। और अनलॉक पर लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दे सकते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, लापरवाही कब लॉक। लापरवाही कब होगी लॉक। कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के बाद देश के तमाम शहरों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो और साथ ही साथ 4 जिलों को छोड़कर पूरे यूपी में भी शर्तों के साथ लॉकडाउन से छूट दे दी गई है। लेकिन अनलॉक होते ही जो भीड़ उमड़ी, उससे एक बार फिर से डर पैदा होने लगा है। होली के बाद जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तो इसकी वजह भी यही थी कि छूट मिलते ही लोग बेपरवाह हो गए। आज दिल्ली के अनलॉक होते ही जो तस्वीरें सामने है, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली और मुंबई में आप भीड़ की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक अन्य तस्वीर तमिलनाडु के कुडलूर की भी है, जहां पर लॉकडाउन तोड़ने पर लोगों को अनोखी सजा दी गई। करीब 27 दिन बाद जब दिल्ली मेट्रो की सेवा शर्तों के साथ खुली तो लोग भूल गए पुराने दर्द को। कोरोना से बचाव का वो अनुशासन भी घर में भूल गए जिसकी वजह से आज दिल्ली अनलॉक हुई। ये दिल्ली मेट्रो के अंदर की तस्वीरें हैं। मेट्रो के भीतर की तस्वीरों को देखकर तो साफ कहा जा सकता है कि मेट्रो सर्विस को खोलने का फैसला लेते वक्त कम से कम ये तो कतई नहीं सोचा गया होगा कि ऐसी स्थिति पैदा होगी। दिल्ली मेट्रो की सेवा तो 50% सीट क्षमता के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अंदर मुसाफिरों की खासी तादाद नजर आई। दिल्ली मेट्रो का यह सफर है, लेकिन सफर खास इसलिए है क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मेट्रो की सर्विस शुरू हुई है। लेकिन क्या तमाम जो नियम कानून है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है? तो हम दिखाएंगे कि हर सीट पर तो लोगों को नहीं बैठना है, एक सीट छोड़ करके बैठना है, ऐसा स्टिकर भी लगाया गया है।
लेकिन साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि खड़े होकर के यात्रा नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत लोग खड़े होकर के कर रहे हैं। ये क्या आप कह सकते हैं कि मजबूरी है खड़े होकर के आपको यात्रा करना है? किस तरीके से, क्यों लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए? 17 अप्रैल के बाद दिल्ली आज अनलॉक हुई तो सड़कों पर लंबा जाम नजर आया। आईटीओ की तस्वीर देखिए, सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम की तस्वीर बता रही है कि देश की राजधानी वाकई अनलॉक हो गई है। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा ट्रैफिक जाम सामान्य दिनों में भी नजर नहीं आता। अब आनंद विहार बस अड्डे की भी तस्वीर देख लीजिए। शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म हुआ तो प्रवासी मजदूरों का आना भी सुबह से ही शुरू हो गया। आज अच्छी खासी तादाद में मजदूर दिल्ली पहुंचे हैं। कोई तो 100 में से 10% होंगे जो मास्क नहीं लगाते, बाकी सबके मास्क होता है मुंह पे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है? ये बिहार से जो लोग आ रहे हैं ना, 10-10, 15-15 लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर मास्क नहीं है, वो अंगोछा बांध के आते हैं। दिल्ली में फैक्ट्रियों और निर्माण कार्य को शुरू करने की इजाजत पिछले हफ्ते भी मिल गई थी। प्रवासी मजदूर की वापसी से जाहिर है कि लोगों के दिल से अब कोरोना का भय कम हो चुका है। इसकी अपनी वजह भी है। अप्रैल में जब कोरोना की लहर चरम पर थी तो रोजाना 20,000 से ज्यादा केस आते थे। 20 अप्रैल को तो ये चरम पर था जब एक ही दिन में कोरोना के 28,395 नए केस आए। इसकी तुलना कल से कीजिए। कल कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 381 पर आ गई। जाहिर है ये सख्त अनुशासन से संभव हो पाया। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कई जगहों पर इसका पालन भी होता नजर आ रहा है। दिल्ली में हो चुकी है अनलॉक की शुरुआत और दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में और सबसे पुराने बाजारों में एक है कनॉट प्लेस का ये इनर सर्किल का बाजार, और यहाँ पर भी दुकानों की खुलने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहली दुकान सुबह सुबह खुली है बेकरी की, निक बेकर्स है दुकान, और हम आपको ले चलते हैं अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर एक नई शुरुआत दिल्ली के लिए। तो हम जब दुकान में दाखिल होते हैं तो अंदर हालांकि अभी बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ टेक अवे का, जहां पर भी खाने पीने के सामान का खोला गया है, तो वहां बैठ करके नहीं खा सकते। जैसे कुर्सियां यहाँ पर आपके लिए नहीं तैयार मिलेंगी, लेकिन आप जो सामान है खाने पीने की वो यहाँ से बेकरी प्रोडक्ट और बाकी तमाम चीजें अपने घर ले जा सकते हैं, टेक अवे ले जा सकते हैं। तो ये है पहली दुकान जो कि यहाँ पर खुली हुई है। तमाम लोग हैं। आप लोगों के लिए ये अच्छा लगेगा कि आज से तो खुल जाएगी? बिल्कुल सर, अच्छा लगेगा सर। अभी तक थोड़ी चहल पहल कम होती थी। हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल। अब रौनक वापस लौटेगी कनॉट प्लेस में? ये सर बिल्कुल ये होना चाहिए सर, ताकि हम भी लोग अपना वो कर सकें। वैसे सरकारी स्तर पर काफी एहतियात के साथ दिल्ली के अनलॉक करने की मंजूरी मिली है। दुकानों के बाहर पुराने दिनों की तरह घेरे बनाए गए हैं ताकि लोग 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। दुकानों की नंबरिंग की गई है। 1 नंबर की दुकान एक रोज खुलेगी और 2 नंबर की दुकान दूसरे दिन, ताकि एक जगह भीड़ ना जमा हो। इसके बावजूद अगर आप लापरवाही करते हैं तो सख्त सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। सभी से यही कहना है कि जो जो सावधानी होनी चाहिए, मास्क पहनने का और आपस में दूरियां बना के रखने का, वो चलते रहना चाहिए। जो 1 महीना पहले या 20 दिन पहले जो स्थिति थी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। पिछली बार देखा था आप लगातार दिल्ली पुलिस चालान काट रही थी लोगों का, कई जगह गांधीगिरी भी दिखाई, गुलाब का फूल दिखाया गया, आपके ऑफिसर समझा रहे थे। अब इस अनलॉक में क्या होगा? हम समय के अनुसार से अपनी नीति बदलते हैं, अपने रणनीति बदलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है, लोगों का भलाई। तो आप रहिए सावधान। आपकी सजगता से ही दिल्ली आज कोरोना से मुक्ति की ओर है। लापरवाही या जल्दबाजी के चक्कर में इसे जाया ना होने दे। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
और अब आपको हम दिखाते हैं मुंबई का हाल। महाराष्ट्र में यूं तो 15 जून तक लॉकडाउन था, लेकिन 5 स्तरों वाला प्लान लाकर सूबे में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मुंबई में अनलॉकिंग के पहले दिन भारी भीड़ सड़कों पर नजर आई। बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर लोगों की लंबी कतारें दिखी। मुंबई में बस के लिए ऐसी मारामारी देखते हुए कितने दिन हो गए कि इसे याद करना भी मुश्किल है। मुंबई में अभी आंशिक लॉकडाउन ही हटा है और पहले ही दिन सड़कों पर बस पकड़ने के लिए लंबी लाइन लग गई। जब लोग ज्यादा हों तो नियम लागू करना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब मामला व्यक्ति विशेष के अनुशासन पर निर्भर हो। ज्यादातर लोग मास्क तो पहने हुए हैं, लेकिन लंबी लाइन में 2 गज की दूरी वाला एहतियात कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारे पास ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट से हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोकल ट्रेनें चालू कर दीजिए। अच्छा, चालू कर देंगे फिर अगेन आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ आ जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर ये है कि हम गवर्नमेंट को एटलीस्ट काम करने दें। आज 2 महीने के बाद में अनलॉक खुला तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो अभी तक के तो पूरी परेशानी थी। एक तो कैसा इनका जो बड़े दुकान को समय मिला वो हमारे को नहीं मिला था। पुलिस वाले आते थे, कारपोरेशन वाले आते थे, उठाते थे, फिर भी हम पेट के लिए क्या बोलते चोरी छुपे लगा देते। मुंबई में बस सेवा को आधी सीट क्षमता के साथ शुरू करने की मंजूरी मिली है। इस मामले में नियम का पालन होता हुआ साफ नजर आया। इस तस्वीर को देखिए। एक्स्ट्रा यात्री होते ही लोगों को बस में घुसने से रोक दिया गया। यही नहीं, प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए एक मुसाफिर को बस से उतारा भी गया। इसके बाद ही बस आगे बढ़ी। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में एक पुणे से भी बस के लिए लोगों के उमड़ने की तस्वीरें आई हैं। जब लॉकडाउन चालू था तभी बेस्ट का सभी इतना बेकार था। बस 9 बजे आने वाली कम से 10 बजे आती थी। इतना पब्लिक को तकलीफ होता था कि पूछो मत। असमंजस के बीच महाराष्ट्र में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। महाराष्ट्र में इसे अनलॉक का 5 लेवल प्लान नाम दिया गया है, जो पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी के आधार पर बनाया गया। जैसे अगर किसी जिले में संक्रमण की दर 5% से नीचे है और वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड 25% से भी कम भरे हैं, तो वहां पर पूरी तरह से छूट होगी। इसे लेवल 1 का नाम दिया गया है। इसी तरह से लेवल 1, 2, 3, लेवल 4 और लेवल 5 के प्रतिबंध तय किए गए। लेवल 5 एक तरह का रेड जोन होगा, जहां लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगेंगी। लेवल 5 में तो अभी महाराष्ट्र का कोई जिला नहीं है। सोमवार से मुंबई में अनलॉक गाइडलाइंस के तहत कुछ रियायत दी गई है, जिसमें नॉन एसेंशियल शॉप जो है वो अब वीकडेज पर दोपहर के 4 बजे तक खुली रह सकेगी और 50% कैपेसिटी रेस्टोरेंट्स में भी बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। मॉल्स और थिएटर्स अभी भी मुंबई में बंद रखे गए हैं और आने वाले हफ्ते में इन सारी चीजों पर फिर से एक कॉल लिया जाएगा कि अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कैपेसिटी है वो कम होती है, तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है ये फिर से लागू कर दिए जाएंगे। लंबे समय तक कोरोना की मार झेलने वाली मुंबई फिलहाल लेवल 3 में है, यानी यहाँ लॉकडाउन से पूरी छूट नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि जरूरी सेवाओं के लिए लोकल मेट्रो और शर्तों के साथ स्पा और सैलून खुल गए हैं। 2 महीने बाद सैलून्स और स्पाज मुंबई में खुल चुके हैं। लेवल 3 में मुंबई है और अनलॉक के वक्त ये 2 मेजर चीजें हैं जो इस लेवल 3 में मुंबई में खुली हैं, क्योंकि नॉन एसेंशियल शॉप्स पहले भी खुली हुई थी। हेयर कटिंग सैलून एक ऐसी चीज रही है जिसमें कस्टमर के साथ क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए लॉकडाउन में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब 50% कैपेसिटी से आपको खोलने की इजाजत दी गई है। किस तरह से बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है कि आपके वर्कर्स वापस आ गए हैं, उनको वैक्सीनेट किया है, क्या लोग बाल कटाने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं? देखिए, आज गवर्नमेंट ने जो फिलहाल हम लोग को परमिशन दिया है 50% है, मगर हमारा लाइट बिल है, यहाँ का मेंटेनेंस है, आदमी लोगों का सैलरी है, उनको कमीशन है, अभी वो तो देना ही है। मगर हम लोग 50% में बिजनेस करके 100% हम लोग का खर्चा है। जाहिर है सैलून मालिकों के लिए मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। ये मुश्किल हर कारोबारी के साथ है, लेकिन कहावत है ना कि जान है तो जहान है। जिंदगी रहेगी तो कारोबार भी चल पड़ेगा। ठाणे से दिव्येश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिले नोएडा और गाजियाबाद को भी पाबंदियों में थोड़ी ढील दी गई है। यूपी में यह तय किया गया है कि जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव मामले होंगे वहां पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। आज पाबंदी हटने के बाद इन शहरों का हाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मा गर्म कचौड़ियां तली जा रही हैं। दो कारीगर बनारस का मशहूर नाश्ता तैयार करने में मगन हैं। इतने मगन कि मास्क खिसक कर कब नीचे आ गया इन्हें पता ही नहीं। बाबा विश्वनाथ के शहर की दूसरी तस्वीरें देखिए। अनलॉक होते ही बाजार में गहमा गहमी लौट आई है। सड़कों पर रेहड़ी पटरी वालों का डेरा जमा हुआ है। मास्क पहनना ना पहनना लोगों की मर्जी पर नजर आ रहा है। आज अनलॉक खुला है। लोग जो चाय पान के लिए तरस जा रहे थे, आज उनके चेहरे पर बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। और हर चौराहे पे देखेंगे काफी संख्या में लोग घरों से निकले हैं। और ये बनारस जो है नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में जिस तरह से पहले जैसा प्रकाश फिर दिखाई दे रहा है। लाभ काशी में ये हुआ कि कम से कम टहलने घूमने, उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी देखिए चाय और कचौड़ी जलेबी ये हमको मिलने लगा। और सीधा लाभ इसको जो ठेले वाले हैं उनको, छोटे व्यापारी उनको मिल रहा है। आज आप देख रहे होंगे इस भीड़ से भी कि छोटे ठेले वाले आज कितने प्रसन्न हैं और ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। वाराणसी यूपी के उन शहरों में शुमार था जहां कोरोना की प्रचंड मार पड़ी थी। करीब 1.5 महीने बाद शहर को कुछ नियम और शर्तों के साथ अनलॉक किया गया है। लेकिन मस्त मौला शहर बनारस में अनलॉक के पहले ही दिन लोग लापरवाही करते दिखाई पड़े। कोरोना दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाने में आम लोगों के अलावा पुलिस और पीएसी के जवान भी शामिल थे। कहीं पुलिस वाला बगैर मास्क के पुलिस बूथ के पास खैनी मलते दिखा, तो पूरी की पूरी पीएसपी के जवानों से भरी बस में कोई भी जवान मास्क के साथ नजर नहीं आया। ज्यादातर दुकानदार बगैर मास्क के ही अपनी दुकानों पर नजर आए, तो ऑटो रिक्शा चालक भी बगैर मास्क और निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों को बिठाए दिखे। क्या गरम तो नहीं लगा है? गरम से गरम इतना काफी है तब ना, अब यह काम करवा। मास्क आप लगाए नहीं है, कहीं मल रहे हैं। वही हम देख रहे हैं। मास्क नहीं लगाए, आज से अनलॉक हो गया है। सूरती बना रहे थे। मास्क क्यों नहीं लगाए? अभी पानी पी रहे थे ना। इधर देखिए, कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं, तो मास्क आप नहीं लगाए? काफी पानी पीने जा रहे थे अभी। अच्छा, आप लगाएंगे? हाँ। यूपी में सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर बाकी 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। वाराणसी, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद में भी आज से दुकानें खुल गई हैं। सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर में सख्ती जारी रहेगी। जो लोग आएंगे वो सामाजिक दूरी बनाते हुए आएंगे। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो किसी भी हाल में ना होने पाए। काउंटर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जो लोग आए उनके बीच उचित दूरी हो। मास्क जरूर पहने। साथ ही जो दूसरे प्रतिष्ठान है, निजी दफ्तर है, वहां लोगों के आने जाने की अनुमति दे दी गई है ताकि जिंदगी पटरी पर लौटे, काम धाम शुरू हो सके। यूपी के तमाम शहर लॉकडाउन के बाद अनलॉक हो गए हैं। हालांकि अभी पूरी तरह लॉकडाउन खत्म होने में वक्त लगेगा। वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर अभी भी नहीं खुले हैं। जाहिर है राहत की नई किश्त कोरोना केस पर निर्भर करेगा। अगर सख्त अनुशासन से लोग कोरोना केस को कम करने में कामयाब रहे तो पाबंदी में और ढील दी जा सकती है। आज तक ब्यूरो।